अम्मा जी, अब आपके बेटे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। घर में बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। यह अलग बात है कि सब लोग थके मांदे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही, नए संधि ने किस तरह से उनका स्वागत किया, शादी की व्यवस्था कैसी थी, दहेज क्या मिला, और अगर अंत में थोड़ा वक्त सबको मिलता तो यह बात पे चर्चा होती कि बहू कैसी है। बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थी। घर की मालकिन जानकी जी सबकी बातें सुन सुनकर फूलकर कुप्पा हुए जा रही थी। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का नहीं हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोगों की आंखें फटी की फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेतीहर किसान ने दिया था? लोगों के गले से यह बात उतर नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है? इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि जीजी ने कहाँ अपने बेटे को गांव में ब्याह दिया, कहाँ हमारा शहर का बाका नौजवान और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो तो कितना दहेज मिला है जीजी को। सच में जीजी के ने घाटे का सौदा नहीं रही मनीष की शादी। दहेज का दहेज आ गया और ये गांव की लड़की अब घर का सारा काम भी करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर यह हुआ कैसे, समझ नहीं आया। उन लोगों की बातें सुनकर जानकी जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? खेतिहर किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए समधन भी जानकी जैसी होनी चाहिए। क्या समझे थे वो लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे? अच्छे से तेल उतारा है मैंने उन लोगों का। इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से ही सारे घर का काम करवाऊंगी। अरे, पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर जाएगी ना? जानकी जी, अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन हैं अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। सबके सामने डींगे हाँकती हुई जानकी जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी ये बातें पास ही कमरे में बैठी नई दुल्हन रजनी के कानों में पड़ रही थी। सुन सुनकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। तभी उस कमरे में मनीष किसी काम से आया तो उसकी नज़रें अपने पति मनीष से टकराई तो मनीष की नज़रें भी नीचे झुक गईं। रह रह के उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसके छोटे भाई मोहित ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास जानकी जी मिलने आई हैं। अचानक शादी के एक दिन पहले जानकी जी का आना रजनी के साथ सबको परेशान कर रहा था। वो आई भी और आधे घंटे तक उसके बाबा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा और माँ परेशान ही दिखे। रजनी ने पूछा भी, लेकिन दोनों ने उसे कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा, अरे बन्नो, तेरी शादी है, दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधी जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है, तो चिंता बिल्कुल भी न कर। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और रजनी भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात जानकी जी भी बारात के साथ आई थी। बाबा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया था। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर जानकी जी अड़ गई। पता चला कि जानकी जी ने जितना कैश मांगा था बाबा से, उसमें कुछ रुपये कम थे। बस इसी बात को लेकर वो हंगामा कर रही थी। अरे, आपसे मैंने कहा था कि मुझे कैश पूरा चाहिए, लेकिन इसमें 50,000 कम हैं। बाबा, लेकिन समधन जी, आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है। यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही किया है। आपने 10 लाख रुपये मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा, सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपये बचे हैं। बाकी के 50,000 मैं आपको बाद में दे दूँगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। बाबा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, जानकी जी, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूँ? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था। शायद मैं बारात ही वापस ले जाती। पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी। विदाई के समय यह बात बताई है आपने मुझे, और आपने क्या बताई यह तो मैंने नोट गिन लिए। याद रखना, बेटे की माँ हूँ। उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है। आज बड़े शहर में नौकरी करता है। उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया है आपको। जानकी जी अभी भी अपनी धुन में ही कहे जा रही थीं और उधर बाबा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। समधन जी, समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं।
यूँ सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 रुपये ही तो कम है, मैं आपको बाद में दे दूँगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने किस तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को लेकर मैंने ज़मीन तक बिकने वाली। कहते कहते बाबा की नज़र रजनी की तरफ चली गई और वो चुप हो गए। पर रजनी को समझ में आ गया कि बाबा ने उसकी शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो बाबा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। जानकी जी को अरा हुआ देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 पूरे किए। तब जाकर रजनी की विदाई हुई। पर उसी पल से रजनी के मन में अपनी सास जानकी जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से जानकी जी की आवाज़ आई। अरे ओ महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद रजनी तैयार होकर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थीं। न सर पर पल्लू, न ही दुल्हन की तरह श्रृंगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी। उसे देखते ही जानकी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है? अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आ। आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर रजनी उनके पास आई और उनके सामने सोफे पर बैठते हुए अपने पति मनीष से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है। आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए। हम अपने घर को जाएंगे। वैसे भी मुझे बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और जानकी जी गुस्से से फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तभी भेजूंगी, पर उससे पहले तो तुझे तमीज़ सिखानी है। भूल गई कि कल तेरा बाप किस तरह से गिरा रहा था मेरे सामने? जानकी जी की बात सुनकर रजनी की आंखों में गुस्सा उतर आया। रजनी ने कहा, हमें सब अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है। और ये बात अब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया। अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूलकर भी इसके आसपास नजर आई तो देख लेना। देख लीजिए अपने बेटे को आज जी भर के। मैं तो लेकर जा रही हूँ उसे। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। जानकी जी मनीष की तरफ देखकर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तेरी बीवी पागल हो गई है? तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है? मनीष, कल आप भी तो इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी माँ। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हैं ना। फिर किस हक से आप यह बात बोल रही हैं? यह सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे यह सब सुनकर कैसा लगेगा? आपने तो मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। फिर अब इतना हंगामा क्यों? मनीष की बात सुनकर जानकी जी चुप हो गई। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाती रहीं। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ना ही रजनी और ना ही मनीष ने उन्हें माफ़ किया। आखिर कुछ देर के बाद मनीष और रजनी अपना सामान पैक कर वहाँ से चलते बने और पीछे रह गई जानकी जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।